बीते एक सप्ताह में दुनिया भर में जहां भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो आपकी यूपीएससी की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और उनसे मानचित्र पर आधारित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों के साथ हम आज आपसे मिलने आए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात यही करने वाले हैं कि आखिर दुनिया भर के कौन सी जगहें हैं जो चर्चा में हैं और उनसे जुड़े हुए सवाल क्या क्या हैं। तो पहला सवाल तो ये होगा जो हमने बीते सप्ताह आपसे पूछा था। अब सवाल देखिए, ओमान की खाड़ी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अरब सागर का पश्चिमी विस्तार है। यह होर्मुज जलडमरू मध्य और जिब्राल्टर जलडमरू मध्य को जोड़ता है। और तीसरा, चीन, ईरान और रूस ने ओमान की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। अब स्क्रीन थोड़ा क्लियर हो जाए, हैंग हो गया है, फिर देखते हैं। हाँ, चीन, ईरान और रूस ने ओमान की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025 नौसैनिक अभ्यास किया है। ये तीन बातें हैं और क्या कह रहा है, ओमान की खाड़ी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। इसमें से कितनी बातें सही हैं, यानी कितने कथन सही हैं, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। अब चलिए यहां पे आ जाइए मैप में। सबसे पहले आपको पता रहे, जो सवाल में बोल रहा है ओमान की खाड़ी से संबंधित कथन है, तो ओमान की खाड़ी कहां है? यहां पे गल्फ ऑफ ओमान। क्यों? क्यों ओमान से लगा हुआ है और इसके उत्तर में क्या है? ईरान। ठीक है, अब देखिए ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी का ही यह विस्तार है गल्फ ऑफ ओमान। अब यहां पे सवाल में आ जाइए, यह अरब सागर का पश्चिमी विस्तार है। अरब सागर है, पश्चिम में है, पश्चिमी विस्तार है, तो पहली बात सही है। दूसरा देखिए, यह होर्मुज जलडमरू मध्य और जिब्राल्टर जलडमरू मध्य को जोड़ता है। होर्मुज और जिब्राल्टर। अब चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब यहां पे यह है आपका स्टेट ऑफ होर्मुज, तो होर्मुज जलडमरू मध्य, और दूसरा कह रहा है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर कहां है? दो नाम लिया था ना, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य तो दिखा ही नहीं, कहां है वो? चलिए उसको देखते हैं आगे। वो आपको दूसरी जगह पर दिखेगा, यहां पर दिखेगा। दो बड़ी वाटर बॉडी को एक करता है, इसीलिए क्या कहते हैं? जल संधि। और दो स्थल खंडों को अलग करता है, ऐसी जो जगह होती है, बड़ी नैरो सी जगह होती है, उसे ही जलडमरू मध्य कहते हैं। तो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य अगर आप देखें तो ये आपको दिखाई देगा यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, और मेडिटेरियन सी के पश्चिमी विस्तार की तरफ आएंगे तब आपको दिखाई देगा। और आगे बढ़ेंगे तो इसे आप देखिए क्या लिखा है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, और ये हम कहां पहुंच गए? अटलांटिक ओशियन में। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टेटमेंट में जो बात लिखी है कि होर्मुज जलडमरू मध्य और जिब्राल्टर जलडमरू मध्य को जोड़ता है, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जिब्राल्टर तो कहीं और है। तो दूसरी बात हो गई हमारी गलत। अब तीसरी देखिए, चीन, ईरान और रूस ने ओमान की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। चीन, ईरान और रूस, ये तीन देश हैं। ओमान की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025, तो ये बात सही है। ये तीनों देश तथ्यात्मक रूप से बात सही है कि इन्होंने एक अभ्यास किया था, और वो नौसेना का अभ्यास था, क्योंकि हुआ कहां पे? एक वाटर बॉडी में हुआ। तो तीनों में से दो बातें सही, पहला और तीसरा, लेकिन दूसरा गलत है। तो हम बोलेंगे केवल दो कथन यहां पे सही है। स्पष्ट है? चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पे याद रहे कि जो होर्मुज जलडमरू मध्य के समीप ओमान की खाड़ी में अभ्यास हुआ था, इसकी वजह से ये पूरी की पूरी बात चर्चा में थी। अब आगे बढ़े, सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के सबसे नजदीक ईरान का समुद्री बंदरगाह है। ठीक है। दूसरा, यह सीस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर स्थित है। तीसरा, यह ओमान की खाड़ी में स्थित है। अब ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उपरोक्त विवरण से सबसे अधिक मेल खाता है? देख रहे हैं? अब यहां पे देखिए, यह भारत का सबसे नजदीक ईरान का समुद्री बंदरगाह है। यह सीस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर स्थित है।
या ओमान की खाड़ी में स्थित है। अब आप एक बार देखिए किसकी बात हो रही है, समझ में आया कुछ? चलिए गेस करिए पहले वाले से। भारत के सबसे नजदीक ईरान का समुद्री बंदरगाह है, क्या इतना पर्याप्त नहीं है? ईरान को के किस समुद्री बंदरगाह को लेकर के हम बात करते रहते हैं? कौन सा है? बंदर अब्बास है, बुशेहर है, खुर्राम शाहर है या चाबहार है? चाबहार ही है, हम इस बारे में कई बार चर्चा किए हैं। तो भारत का सबसे नजदीक ईरान का समुद्री बंदरगाह, तो हमने अगर खबरों में ये बातें सुनी तो हमें ये बात कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन आगे देखिए, यह सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर स्थित है। सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर। अब इसको देखिए, यहां पर है चाबहार पोर्ट। यहां से हम देखें तो मुंबई से किसी को जाना हो तो अरब सागर से ऐसे जाएगा, और ये पाकिस्तान में यहाँ पे क्या है, पास में ग्वादर है, लेकिन हमें ईरान का सबसे समीप वाला देखना है तो चाबहार। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो बात उसने बोली थी, सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर। तो एक तरफ सिस्तान है, एक तरफ बलूचिस्तान है, और ये पूरा का पूरा कोस्ट ऑफ मकरान कहलाता है, जिसमें से पाकिस्तान का भी हिस्सा आता है और इसके अलावा ईरान का भी हिस्सा आता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, मकरान तट सिर्फ एक देश की तरफ नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, ईरान में भी है। तो ये वाली बात भी सही है, पहली वाली भी सही है। अब तीसरा देखिए, यह ओमान की खाड़ी में स्थित है। क्या तीसरी वाली बात सही है? सही तो तीनों ही होंगी, हमें बस देखना है कि वो एक ही जगह पर पहुंचा रही है कि नहीं। ओमान की खाड़ी में स्थित है कि नहीं है? आप देखिए ओमान की खाड़ी कैसे पता चलेगा, इसको देखिए, ये ओमान है, अभी हमने पिछले वाले सवाल में देखा था, ओमान के पास ये वाला जो क्षेत्र है ये ओमान की खाड़ी है, और यहीं पे तो चाबहार पोर्ट है ईरान का। तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये देखिए, ये ओमान की खाड़ी वाला क्षेत्र है, यहां पर पोर्ट है चाबहार, ईरान है ये ओमान है। स्पष्ट हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जवाब क्या है इसका? चाबहार है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब चाबहार में देखिए, याद रखिएगा कि इस बंदरगाह में दो बंदरगाह शामिल हैं, एक शहीद कलंतरी बंदरगाह है और एक शहीद बेहिश्ती बंदरगाह है। तो जो ये शहीद बेहिश्ती बंदरगाह है, ये वही बंदरगाह है जिसको लेकर के भारत के साथ ईरान का समझौता हुआ है, जहां पर भारत का एक्सेस रहने वाला है। स्पष्ट हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से देश काला सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं? अब देखिए, यूक्रेन, रूस, बुल्गारिया या रोमानिया। सवाल देखिए, काला सागर से सीमा साझा करते हैं, तो काला सागर हमें देखना होगा आखिर दुनिया के नक्शे पर है कहां, और उससे सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं, तभी हम इस सवाल के जवाब तक पहुंच पाएंगे और सही विकल्प को देख पाएंगे। अब आइए देखिए, अब आप देखें, ये तुर्की है, तुर्की। इसके उत्तर में आएंगे तो ये आपको ब्लैक सी दिखाई देगा, और ये ब्लैक सी तो काफी समय से हमेशा वैसे चर्चा में रहता है, पर आप देखें यूक्रेन और रूस के विवाद के समय से ये काफी चर्चा में है, क्योंकि यूक्रेन के लिए आप देखें तो ये वो जगह है जहां से वो समुद्र तक पहुंचने के लिए अपने आप में एक रास्ता प्राप्त करता है, वो एक बड़ी वाटर बॉडी प्राप्त करता है, उसके लिए ब्लैक सी महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक तरफ रशिया है, वो उसके रास्ते में दीवार बन के बैठ जाता है। तो अब इस ब्लैक सी से लगे हुए देश देखिए, एक तो रूस तो आपको दिख ही गया देखिए, और उसके अलावा यूक्रेन भी आपको दिख गया, और भी है। अब आप देखिए, जॉर्जिया भी है, तुर्की भी है, और देखिए यहां पे बुल्गारिया भी है, रोमानिया भी है। लेकिन हमारे सवाल में क्या क्या है? यूक्रेन, रूस, बुल्गारिया, रोमानिया। यूक्रेन है, रूस है, आगे देखिए बुल्गारिया, ये वाला पार्ट है, ये बुल्गारिया है पूरा, बुल्गारिया भी है, रोमानिया है, बिल्कुल ये रोमानिया है, ये वाला पार्ट है रोमानिया का। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्लैक सी से सभी के सभी अगर लगे हुए हैं तो हम क्या कहेंगे, 1 2 3 4, यानी कि ए हमारा सही ऑप्शन हो गया। चलिए अब आगे बढ़ें, उसके पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है, लेकिन जानकारी क्या है? देखिए, दृष्टि आईएएस का एक ऐप है, दृष्टि लर्निंग ऐप। उस ऐप के माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी करते हैं, आप में से भी बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी करते होंगे या करने का मन बना रहे होंगे। अब वहां पे एक खास बात है, खास बात क्या है कि दृष्टि लर्निंग ऐप ने अपने आप को अपडेट कर लिया है, और एक अपडेट के साथ सामने आया है। अपडेट क्या है? अपडेट यह है कि अब उसमें एआई को इंटीग्रेट कर दिया गया है, जिससे आप अपनी स्टडी को और स्मार्ट कर सकें। अब देखिए, एआई आपके समय को बचाता है। अब आपको क्लास तो लेनी ही है, लेकिन क्लास लेने के बाद आप एआई की कैसे हेल्प ले सकते हैं?
तो क्लास कौन सी है? दृष्टि आईएएस की ISGS ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स की बात हो रही है। तो ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स सबसे बेहतर तो एक तो होता ही है कि इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी तैयारी हो जाती है, और उसके बाद फिर खास बात यह है कि जब बेसिक से एडवांस तक सारी तैयारी तो हो रही है, समग्र जो भी सिलेबस है आपका कवर हो रहा है, उसके साथ साथ आपको AI की भी हेल्प मिलेगी इस ऐप में। 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से आप समझ जाइए कि आपको इस दृष्टि लर्निंग ऐप में आपके ऑनलाइन ISGS फाउंडेशन जो कोर्स की बात करें तो उसकी क्लासेस में क्या हेल्प मिलेगी। तो एक तो है AI समरी मिल जाएगी कि मान लीजिए आप लंबे लेक्चर्स को संक्षेप में बदलकर प्रमुख बिंदुओं के रूप में जानना चाहते हैं। लेक्चर बहुत लंबा सा है, 2 घंटे का मान लीजिए लेक्चर है, उसके जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं आप चाहते हैं वो संक्षेप में आपको मिल जाए, तो AI समरी ये आपकी मदद कर देगी। उसके अलावा AI क्विज भी है। उस वीडियो क्लास के माध्यम से जो भी आपको पढ़ाया गया है उससे AI आपके लिए क्विज तैयार करेगा और वो आपसे पूछेगा और आप उसके जवाब दे सकते हैं। तो आपकी पढ़ाई कितनी हुई, आपको कितना समझ में आया, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद आस्क मी अ क्वेश्चन, यानी कि आपके मन में कोई सवाल है और आपको लगता है जो मैंने पढ़ा है उसमें मुझे कुछ डाउट हो रहा है, तो आप सवाल पूछ सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कि मुझसे कोई भी प्रश्न पूछे करके एक सेक्शन आता है आस्क मी अ क्वेश्चन, और फिर वहां पे आप सवाल पूछेंगे, AI आपको उससे रिलेटेड जवाब देगा, जो भी जैसा महत्वपूर्ण जवाब होगा, और इसमें पूरी पारदर्शिता भी रहेगी। तो जो विद्यार्थी अपनी तैयारी को समय के साथ और स्मार्ट करना चाहते हैं उनके लिए यह बेहतरीन मौका है। चलिए, तो इसका लाभ जरूर उठाइएगा, दृष्टि लर्निंग ऐप में मौजूद है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी जो आपके लिए जानना जरूरी थी। वापस हम अपने सेक्शन में आते हैं और हमारे अगले सवाल पे आते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कि चीन ने कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ाने के लिए वैश्विक बुनियादी ढांचे और आर्थिक रणनीति के रूप में वर्ष 2013 में BRI को लॉन्च किया था। फिर इस पहल में 2 मुख्य घटक शामिल हैं, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी का मेरीटाइम सिल्क रोड। अब यहां पे देखिए क्या मसला है, यहां पे आपको बताना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से संबंधित पूरी जानकारी के ऊपर आपका जवाब होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कब आया, शुरुआत कब हुई, 2013 में। किस नाम से हुई थी बताइए, क्या नाम हुई थी? वन बेल्ट वन रोड, क्या था वो सही जवाब, कमेंट करिए। चलिए, लेकिन उसका नाम क्यों बदला गया था, नाम क्यों बदला गया था, कमेंट करके बताइए। चलिए मैं बता देता हूं, कमेंट करने की जरूरत नहीं है, हालांकि आप में से जो विद्यार्थी अतिरिक्त जानते हैं जानकारी कमेंट करके बता सकते हैं। उसके पीछे की वजह थी कि जो नाम था पहले वाला, उस नाम में दिक्कत यह थी कि ऐसा लग रहा था चीन डोमिनेट करने का प्रयास कर रहा है, तो एक संकेत सही नहीं जा रहा था, प्रतीक सही नहीं बन रहा था तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम कर दिया गया। अब इसमें मुख्य बात यही है कि एक ऐसा रूट तैयार किया गया है जिसमें एक बड़ा व्यापारिक मार्ग हो जिसके माध्यम से दुनिया के एक हिस्से से यानी कि चीन से दूसरी तरफ जाया जा सके। अब देखिए 2013 में BRI को लॉन्च किया गया था, बता ही दिया है। दूसरी बात, 2 मुख्य घटक शामिल हैं, 2 मुख्य घटक, 2 रूट की बात हो रही है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, फिर 21वीं सदी का मेरीटाइम सिल्क रोड। अब मेरीटाइम सिल्क रोड जो है वो नया है, इसके पहले जो एक पुराना है जो प्राचीन समय से है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, ये पहले से है, उसे ही डेवलप किया गया है पुराने मार्ग को। तो दोनों को हम अगर देखें तो हमें दोनों बातें सही समझ में आती हैं, तो केवल एक और केवल दो नहीं, सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ये हमारा सही जवाब हो गया। अब चाहे तो इसको यहां पे देखिए, अब आप ये देखिए कि ये चीन है, चीन ने एक ये बनाया रास्ता, ये थल मार्ग वाला रास्ता है, इससे यूरोप तक उसकी पहुंच सुनिश्चित हुई, यह है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। दूसरा है 21वीं सदी का मेरीटाइम सिल्क रोड। अब मेरीटाइम सिल्क रोड क्या है वो देखिए, वो अपने चीन यहां से लेके समुद्र के रास्ते से होते हुए अफ्रीका होते हुए फिर उसके बाद यूरोप पहुंचेगा, ये भी है, ये दूसरा है। ठीक है, भारत क्या इसका पार्ट है BRI का? नहीं है, स्पष्ट शब्दों में नहीं है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद यहां पर दोनों बातें सही हैं तो जवाब हमें मिल गया है। हम अगले सवाल की तरफ आते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, यह वर्ष 1981 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तीसरा, यह डुगोंग और ग्रीन टर्टल जैसी लुप्त प्राय प्रजातियों का घर है। आपको क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त विवरण से सर्वोत्तम रूप से सुमेलित है? स्पष्ट हो गई बात। चलिए अब देखिए क्या होगा सही जवाब।
ग्रेट बैरियर रीफ, या गैलापागोस द्वीप समूह, या मन्नार की खाड़ी, या लाल सागर की प्रवाल भित्तियां? क्या होगा सही जवाब? सबसे पहले हमें इतना पता चल जाए कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो सर्वोत्तम अपने आप पे आप चुन लेंगे कि क्या होगा, किसकी बात हो रही है। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, कौन है? ग्रेट बैरियर रीफ है, ये हम सबको पता है। तो सवाल तक मैं आपको इसलिए लेके आ रहा हूं, कभी कभी आपको ऐसे सवाल मिलेंगे कि वो लगेंगे बड़े जटिल पर हैं बहुत सीधे साधे, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब उसके बाद देखिए, वर्ष 1981 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो तथ्यात्मक रूप से ये जानकारी है। देखिए, ये आप जो देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये सब वही है प्रवाल भित्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के समीप में ही है। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, यह जो मरीन हीट वेव होती है, जो समुद्र के ऊपर एक गर्म हवा चलती है, उसकी वजह से काफी इसको नुकसान हो रहा है। और दो जगह ऑस्ट्रेलिया में, एक है निंगलू रीफ और एक है ग्रेट बैरियर रीफ, दोनों का प्रवाल विरंजन हो रहा है, यानी कि दोनों का जो अस्तित्व है वो खतरे में है। अब यहां पे देखिए, बात ये आती है कि एक ऐसा समय था, ऑस्ट्रेलिया की ही बात करें, वहां की जो ग्रेट बैरियर रीफ में एक खास क्षेत्र की स्थिति की बात करें, तो दिसंबर 2014 में एक खास क्षेत्र ऐसा था जो हेल्दी था, कुछ ऐसा दिखता था। उसके बाद फरवरी 2015 में कुछ ही समय बाद वो ऐसी स्थिति में आ गया, ये मरने की स्थिति में आ गया। वो हेल्दी स्थिति थी, और उसके बाद क्या हुआ, मरने की स्थिति में आया था, मरा नहीं था, मर गया अगस्त 2015 में। एक साल के अंदर ये स्थिति हो गई। तो प्रवाल भित्ति का प्रवाल विरंजन जो हो जाता है, उसके बाद वहां पर जीवन बचता नहीं है। अब ये समुद्र में ही होता है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन अभी कुछ बातें आपको जानना है। ग्रेट बैरियर रीफ है कहां पे, ये आप देखें ऑस्ट्रेलिया के आपको उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में दिखाई देगी, इस क्षेत्र में है, ये जो है स्पेशली जो डॉट डॉट में आपको दिख रही है लाइन के अंदर। अब इसके बारे में मुख्य बात यही है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड है, ये क्वींसलैंड है, उससे 2300 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब उसमें एक मुख्य बात है कि 1981 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में है। सवाल में ऑप्शन बी था ना, अब वो यहां पे कंफर्म हुआ। अब देखिए, यहां पे एक डुगोंग है और ग्रीन टर्टल है। ग्रीन टर्टल मतलब हरा कछुआ, डुगोंग समुद्री गाय भी इसको कभी कभी कह देते हैं। तो ठीक है, ये जो है लुप्तप्राय प्रजातियां, इनका आश्रय स्थल है। और जो समुद्री घास होती है ना, उसके बीज ये बहुत खाते हैं, और उसको खा खा के उसके बीज को अलग अलग जगह पहुंचाते हैं अपने मल के माध्यम से, ये जो लुप्तप्राय जीव है। अब उसके बाद चलिए, एक हमने निंगलू रीफ के बारे में बात की थी, तो निंगलू रीफ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में है। तो कभी पूछ ले निंगलू रीफ का संबंध किस जगह से है, तो ऑस्ट्रेलिया से ही है। ठीक है, तो दोनों की स्थिति बड़ी खराब है। अगर हम बात करें तो इनका अपना एक लेवल बता दिया गया है। जैसे यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ में अलग अलग क्षेत्रों में उनकी स्थिति अलग अलग है। जैसे कहीं पर ब्लीच वॉच है, कहीं पर ब्लीच वार्निंग है, कहीं पे अलर्ट लेवल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसमें बहुत सारे अलर्ट मिल जाएंगे, 3 लेवल वाले भी मिल जाएंगे। इसके अलावा ब्लीच वार्निंग मिल जाएगा कि अभी खतरा आ गया है। अब ये जो है निंगालू, यहाँ पे स्थिति ज्यादा खराब है, यहाँ लेवल 5 तक की स्थिति आ गई है। तो 2011 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर 300 किलोमीटर लंबी एक फ्रीजिंग रीफ है। और ये कहां पे है, याद रखिएगा, कहां पे है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में है, और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में ये भी है। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए, द एक्सटेंट ऑफ ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स। यहां पे आप देखिए कि 1998 में यह देखा गया पहली बार कि जो कोरल है, जो प्रवाल हैं। अब एक सवाल है आपसे, देखिए कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा कि जो प्रवाल भित्ति है उसका संबंध किस जीव से है, प्रवाल का संबंध किस जीव से है और किस पदार्थ से है। दो सवाल हैं आपसे, कमेंट करके बताइएगा। अब यहां पे फिर आ जाइए, फर्स्ट इवेंट 1998, 20% क्षरण दिखाई दिया दुनिया भर में प्रवाल का, लेकिन 2010 तक आते आते हमने देखा 35% तक क्षरण हो गया, और 2014 से 17 के बीच में हमने देखा कि 56%, आधे से ज्यादा प्रवाल समाप्त हो गए। लेकिन उसके बाद 2023 में हमने और अभी तक की स्थिति में देखा तो हम 54% की समाप्ति देख रहे हैं। यानी कि जितना समाप्त हुआ था उससे हमने कुछ रिकवर किया है। क्यों? क्योंकि हम इसके लिए सजग हुए हैं बीते कुछ वर्षों में, ये उसका असर दिखाता है। जैसे कई देश ऐसे हैं, एक देश है, उस देश का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो जानना चाहिए कि वहां पे
समुद्र तट पे जब कोई जाता है उस देश में स्पेशली सनस्क्रीन बैन कर दिया गया है, क्योंकि वो सनस्क्रीन लगा के जाते हैं चेहरे पे बहुत सारा, फिर उसके बाद समुद्र में पानी में चले जाते हैं। उस सनस्क्रीन की वजह से कहा जा रहा है कि वहां पर प्रवाल को खतरा था, इस वजह से वो बैन कर दिया गया। चलिए अब यहां पे आ गई बात, आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जो भी विद्यार्थी अपनी तैयारी को दृष्टि आईएएस के ऑफलाइन सेंटर से करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है। अगर वो तैयारी करना चाहते हैं आईएएस फाउंडेशन की, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस की समग्र तैयारी, तो प्रयागराज शाखा में 7 अप्रैल से बैच शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे से। आप जानकारी लेने के लिए सेंटर में जा सकते हैं। करोल बाग शाखा में 21 अप्रैल से बैच शुरू हो रहा है सुबह 11:30 बजे से। उसके अलावा अगर आप देखें तो नोएडा शाखा में भी एडमिशन शुरू है आईएएस फाउंडेशन कोर्स के लिए। उसके अलावा लखनऊ शाखा, जयपुर शाखा और इंदौर शाखा में भी एडमिशन शुरू है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं समग्र रूप से बेसिक से एडवांस तक, तो ये बेस्ट है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। बलूचिस्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए कि बलूचिस्तान की सीमा अफगानिस्तान, ईरान, पंजाब और सिंध तथा अरब सागर से लगती है। फिर दूसरा कि भारत के विभाजन के समय बलूचिस्तान में 4 रियासतें थीं, जिनके नाम थे खारन, मकरान, लासबेला और कलात। कितनी? 4। आगे बढ़ें, जवाब के साथ बढ़ेंगे। कौन सा कथन इसमें या कौन से कथन सही है? एक से ज्यादा है या एक ही है या 2 है? चलिए देखते हैं, या कोई नहीं है। बलूचिस्तान की सीमा अफगानिस्तान बोल रहा है, ईरान बोल रहा है, पंजाब और सिंध तथा अरब सागर। चलिए सबसे देखते हैं बलूचिस्तान है कहां पे, पता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आपको पता है अभी ट्रेन हाईजैक हो गई थी, जो बलूचिस्तान की तरफ से एक ऐसा संगठन है जो अपनी बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहा है, उनकी तरफ से यह ऐसा किया गया था। अब ऐसे में क्या हुआ, इनके माध्यम से एक खास मांग की गई। मांग क्या थी कि जो भी उनके साथी हैं उनको आजाद किया जाए। फिर वो बहुत सारी चीजें हुई, वो अलग बात है। लेकिन अब ऐसे में आपको बलूचिस्तान के बारे में पता रहे, सॉरी, कि कितने प्रांत है, तो आपको पता रहे 4 प्रांत है पाकिस्तान में, जिसमें से सबसे बड़ा है बलूचिस्तान। राजधानी क्वेटा सबसे बड़ा है। यहाँ पे गैस, तेल, खनिज बहुत कुछ काफी मात्रा में है, लेकिन यहाँ के लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता, इसीलिए वो लोग नाराज हैं। इनफैक्ट बलूचिस्तान जुड़ना भी नहीं चाहता था पाकिस्तान से, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो कि बलूचिस्तान को लगता है गलत हुआ। अब यहाँ पे बात आती है कि हम जवाब को देखें, तो जवाब में देखिए अफगानिस्तान, ईरान, पंजाब, सिंध, अरब सागर। अब आप देखिए ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये अफगानिस्तान वाला है, ये पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, ये सिंध प्रांत है, ये जो है ये सीमा लगेगी ना, ये पंजाब प्रांत की सीमा लगेगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये ईरान वाली सीमा है, दिख रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको अफगानिस्तान, ईरान, पंजाब और सिंध सब मिल गए। अरब सागर मिला, बिल्कुल अरब सागर भी मिला है। ये जो नीचे आप वाटर बॉडी वाला क्षेत्र देख रहे हैं ना नीले रंग का, ये अरब सागर है। तो आपको जवाब मिल गया है। बलूचिस्तान में ही तो वो बंदरगाह है, इस बंदरगाह की बात हो रही थी। बताइए कौन सा बंदरगाह है पाकिस्तान में, कमेंट करिएगा। आपको जवाब जरूर पता है, याद है कि नहीं? देखिए चलिए, अब मुख्य बातें जो आपको बताई थी, अफगानिस्तान, ईरान, पंजाब, सिंध पाकिस्तान के प्रांत हैं। ठीक है, अब अरब सागर से लगती है, ये भी सही है। 44% हिस्सा यह कवर करती है, क्योंकि बहुत बड़ा है यह प्रांत। ठीक है, लेकिन 5% जनसंख्या है और सुन्नी मुस्लिम जाति समूह यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको स्थिति बताई थी वो स्थिति तो है ही, और इसी वजह से अत्यधिक गरीब बना हुआ है। आजादी के समय अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता था। बलूचिस्तान में 4 रियासतें शामिल थी, खारन, मकरान, लासबेला और कलात। कलात ने स्वतंत्रता का विकल्प चुना था, जबकि अन्य पाकिस्तान में शामिल हो गए थे। तो ये कलात जो है, कलात ने स्वतंत्रता का विकल्प चुना, लेकिन जबरदस्ती उसे उसमें शामिल करा लिया गया। चलिए अब उसके बाद अगला सवाल, उत्तरी सागर की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह डोवर जलडमरू मध्य और इंग्लिश चैनल द्वारा अटलांटिक महासागर से तथा स्केगराक और कैटेगाट द्वारा बाल्टिक सागर से जुड़ा हुआ है। फिर है इसकी सीमा यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस से लगती है। अब आपको बताना है कौन सा या कौन से कथन सही है या है। अब देखिए उत्तरी सागर में जाना है, ठीक है, उसके हिसाब से सारी बातें निकलेंगी। तो यह डोवर जलडमरू मध्य और इंग्लिश चैनल द्वारा अटलांटिक महासागर से तथा स्केगराक और कैटेगाट द्वारा बाल्टिक सागर से जुड़ा हुआ है।
चलिए देखते हैं। ये है नॉर्थ सी, दिख रहा है आपको। नॉर्थ सी से लगे हुए कुछ प्रमुख देश देखिए, डेनमार्क है, नॉर्वे है, यूके है, ठीक है, इनके बीच में दिखाए, और भी बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको जो ऑप्शन में मिला है, यह है डोवर जलडमरू मध्य और इंग्लिश चैनल। डोवर जलडमरू मध्य और इंग्लिश चैनल, आइए देखिए कहां है डोवर, स्टेट ऑफ डोवर और इंग्लिश चैनल। आगे क्या बोल रहा है, द्वारा अटलांटिक महासागर से। कैसा हुआ है, डोवर हुए, फिर इंग्लिश चैनल हुए, फिर यहां से ऐसे बढ़े तो अटलांटिक तक पहुंच सकते हैं, पहुंच सकते हैं, बल्कि बीच में कुछ और भी पड़ेगा, लेकिन हम यहां से निकल सकते हैं, ठीक है। सेल्टिक सी, एरिश सी और उसके बाद अटलांटिक ओशन, मतलब कि द्वारा अटलांटिक महासागर से हम जोड़ सकते हैं, ये बात स्पष्ट है। फिर उसके बाद स्केगराक और कैटेगाट द्वारा बाल्टिक सागर से। ये है स्केगराक स्टेट और कैटेग्राट बे, बे मतलब खाड़ी, इनके माध्यम से यह किससे जुड़ता है, नॉर्थ सी, यह जुड़ता है, यहां से आगे बढ़े, यहां से बढ़े, यहां से बढ़े, ये बढ़े और ये आ गया बाल्टिक सी। और यही बात तो सारी की सारी लिखी है, तो ये तो सही है। आगे देखिए, इसकी सीमा यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, डेनमार्क। अब देखिए ये तीनों नाम अभी हमने देख लिए थे, अभी जर्मनी भी है, नीदरलैंड भी है, बेल्जियम भी है और फ्रांस है। क्या इससे लगती है, आइए देखिए, आपको कहीं जर्मनी दिखाई देता है, ये जर्मनी दिखाई दिया, यानी कि लगती है। फिर उसके बाद देखिए नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस। अब ढूंढिए एक बार, फ्रांस आपको दिख रहा है, ये फ्रांस। फिर उसके बाद नीदरलैंड, नीदरलैंड। अब उसके बाद एक और बचा है, बताइए क्या है वो जवाब, बेल्जियम। बेल्जियम भी देखें तो ये यहां पे है और थोड़ा सा पार्ट यहां पे जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो हैं सारे के सारे जितने हमारे लाइन में लिखे हैं वो हैं सच में। स्पष्ट हो गई बात। चलिए, तो ये सारी बातें अब हम समझ गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं और जवाब चलिए देख लीजिए, दोनों बातें सही हैं तो क्या होगा, सी, 1 और 2 दोनों, सी हमारा सही जवाब हो गया। अब एक अभ्यास प्रश्न है, इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो अगले सेशन में जब हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते तो हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, रविवार को शाम को 6 बजे। निम्नलिखित में से कौन सा देश कजाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, ए ईरान, बी किर्गिस्तान, सी अफगानिस्तान और डी तुर्कमेनिस्तान। कमेंट करके इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और चलने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपको दृष्टि आईएएस के ऑफलाइन क्लासेस के बारे में या ऑनलाइन क्लासेस के बारे में या दृष्टि लर्निंग ऐप के बारे में कुछ जानना है तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। 8750187501। तो ये नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।